वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक एलिमेंट्री मैथ, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी एक सीरीज, इसको हम पूरी तरीके से ख़त्म ही करेंगे और पर डे आपको एक टॉपिक पे पूरी सीरीज प्रैक्टिस सेट के साथ अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें आपको थ्योरी भी समझाई जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हम लोग जिसको कहते हैं संख्या पद्धति। क्या टॉपिक है? इसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। आज की हमारी टॉपिक है, उसका नाम है संख्या पद्धति, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आज मैं नंबर सिस्टम की बात करने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर लें, संख्याओं की बात कर लें। बच्चों, संख्याओं को कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें से सबसे पहली जो संख्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो गणना के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये सभी संख्याओं में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1 से प्रारंभ होकर के जितनी भी संख्याएं चलती हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरी संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होती हैं। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य भी जोड़ दें तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इसी में आता है इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। मतलब जो भी संख्याएं दी गई हैं वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण अंक में होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी पूर्णांक भी कहलाएंगे। अब पूर्णांक जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो धन पूर्णांक या और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात समझ लीजिए, जैसे मैं एक संख्याओं का अगर ग्रुप लिखूं, जैसे एक संख्या है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे इधर भी और इधर भी संख्याओं का अगर ये समूह हम बना रहे हैं, तो शून्य के बाईं तरफ के जितने भी अंक ये सब लिखे गए हैं, ये सब कहलाएंगे ऋण पूर्णांक, ये निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और शून्य के दाईं तरफ के जितने अंक हैं, इन सबको हम बोलेंगे धन पूर्णांक, तो ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक दो तरीके के हो गए, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ओके, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब बात कर लेते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। अब सम संख्याएं, इसको हम इवन नंबर्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। विभाजित ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उनको सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं।
फिर आता है अगला नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ये हो गया बच्चों इवन नंबर और ये हो गया ऑड नंबर। अब इसी में बात कर लेते हैं आगे हम लोग एक और संख्या जिसका नाम है, हम लोग जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसकी बात अगर कर लें तो देखिए, अभाज्य संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो तथा स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो तथा स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए बाद में बात कर लेता हूँ 11। तो 11 या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं 11 से ही कटेगा, तो ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको ये ध्यान देनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कंफ्यूजन ये होता है सबको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम किससे लिखें, तो 1 से किससे प्रदर्शित की जाए, या 1 होता है, 0 होता है, क्या होता है। तो याद रखिए बच्चों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह संख्या है 2। शून्य ना तो भाज्य कहलाता है ना तो अभाज्य कहलाता है, और वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कौन सा अंक आता है, 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ओके, और इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं, 25। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ओके, तो ये बच्चों एक छोटा सा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बाद कि भाग से संबंधित या भाज्य या भाग देने की क्रिया से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं को। बच्चों इसमें हम जो पहली टॉपिक आपको समझाने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस पे सवाल। ये बहुत से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे ITI वगैरह, और दूसरे पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम, इसमें जो मैथमेटिक्स के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बेसिक, या CHS वगैरह की बात कर लें, नवोदय की बात कर लें, तो उसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसमें विभाज्यता की जांच आपको करना है। तो इसमें कुछ अंकों के विभाज्यता की जांच का मैं रूल समझाने जा रहा हूँ, उसको एक एक करके समझिए। हम पहले बात करते हैं पहले रूल की कि 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से कौन कौन से अंक ऐसे होंगे जो 2 से कट सकते हैं। तो बच्चों 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए जिन संख्या में अंतिम अंक, बात को खूब अच्छे से समझिएगा, जिन संख्या में अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 2 हो, या तो 0 हो या 2 हो, या तो 0 हो या 2 हो, तो वह
जो संख्या होगी वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक बार फिर से समझिए, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 2 हो, ऐसी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे है 80। अब मैं 80 की बात कर लूं तो 80 के लास्ट में 0 आया है, इसलिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं बात कर लूं 42, इसके लास्ट में 2 आया है तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। तो ये 2 से विभाज्यता की जांच का नियम है। ओके, दूसरा रूल हम समझ लेते हैं। दूसरा रूल है 3 से विभाज्यता की जांच। कौन कौन से ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट सकती हैं? तो इसके विभाज्यता की जांच करने के लिए बच्चों, अगर किसी संख्या में अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये बात आपको समझना है बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ साफ इसको लिख दूं, ये 3 है। अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से अगर विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए एक संख्या हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए वह संख्या है 243। ओके, अब 243 के विभाज्यता की जांच आपको करना है। तो आपसे पूछा गया कि क्या 243 3 से विभाज्य होगी? इसकी विभाज्यता की जांच में सबसे सिंपल तरीका ये है, इसके अंकों का योग देखो, मतलब 2 + 4 + 3, 4 2 6 3 9, तो 9 मिलेगा। 9 3 से कट जाएगा, विभाजित है, इसलिए हम बोलेंगे हाँ 243 भी 3 से कटेगा। तो ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल में या जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, उसमें बड़े बड़े अंक रहेंगे, जैसे इस तरीके से कई गिनती लिख करके दी जाएगी, तो उसमें आपको यही चीज़ करना है। तो ये छोटे एग्जाम्पल है, इसको आप अप्लाई करेंगे बड़े एग्जाम्पल में। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से संख्याएं मिलेंगी। तो 3 से विभाज्यता की जांच का नियम ये है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से डेफिनेटली विभाजित होगी। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि अगर मान लीजिए कि किसी संख्या में अंतिम 2 अंक, किसी संख्या में अंतिम 2 अंक या तो 0 हो, पहली शर्त, या फिर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या डेफिनेटली 4 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात कर लूँ, अगर लिख दिया गया है 12, अगर लिख दिया गया है सपोज यहाँ पे लिख दिया गया है 1700, तो देखो 1700 का लास्ट का 2 अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 4 से कटेगी, 4 से विभाजित होगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 1912। क्या 1912 4 से कटेगा? तो आंसर है इसके, देखिए अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या है? 12। 12 4 से कटेगा। अब अगर ये 4 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो एक बार फिर से 4 से विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 0 हो तो संख्या 4 से कटेगी,
और या फिर अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो डेफिनेटली वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये 4 से विभाजिता का नियम है। अगला ले लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम सबसे आसान नियम है। इसमें आपको देखना है कि या तो संख्या का अंतिम अंक 5 हो या फिर ऐसा हो कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो। तो दोनों ही स्थितियों में संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं ले लिया 55, तो इसका अंतिम अंक 5 है, 5 से कटेगा। एक हमने संख्या ले लिया 30, इसका अंतिम अंक 0 है, ये भी 5 से कटेगा। तो इस तरीके से यदि अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या डेफिनेटली 5 से विभाजित होगी। फिर 6 से विभाजिता का नियम क्या है? तो 6 से विभाजिता का नियम पे देखेंगे बच्चों कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो 2 और 3 से अगर दोनों से विभाजित है तो वह संख्या डेफिनेटली 6 से भी विभाजित होगी। फिर से समझ लेते हैं, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह संख्या डेफिनेटली 3 से विभाजित है तो वह संख्या डेफिनेटली किससे विभाजित होगी? 6 से। ओके, तो इस तरीके से 6 से विभाजिता का नियम। बच्चों 7 से विभाजिता का कोई निश्चित नियम नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ते। 8 से विभाजिता का नियम समझते हैं। 8 से विभाजिता का नियम ये है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, पहली चीज, या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। बात समझ रहे हैं? यदि अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम अंक से बनी संख्या भी 8 से विभाजित हो तो वह संख्या डेफिनेटली 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे लिख दिया गया 13,000, तो यह संख्या 8 से विभाजित है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक 0 है। या फिर ऐसे आपको दे दिया गया कोई संख्या है 19, 62, 93, 1 फिर 128, ये है। तो अब अगर इस संख्या की बात करें तो एक अभी 19, 1 मिनट में एग्जाम्पल फिर से इसका ले लूँ, ये बहुत बड़ी संख्या होगी, इसे थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या आपकी दे दी गई है, कितना है, जैसे दे दी गई है, दे दिया गया 12, 36, 128। तो अब देखेंगे इसके अंतिम 3 अंक, अभी एक एग्जांपल लिया उसके अंतिम 3 अंक 0 थे तो वह संख्या 3 से विभाजित थी। यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंतिम 3 अंक 128 है, तो 128 में 8 से भाग करके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 4 12 हो गया 48, 8 6 48, मतलब ये कट जाएगा। तो इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है, तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो ये इसका रूल है। अगला लेते हैं 9 से विभाजिता का नियम क्या है। तो इस चीज को देखिए, 9 से, तो 9 और 3 का नियम एकदम आसान है। 9 और 3 का नियम एकदम आसान है। बच्चों 9 और 3 से विभाजिता का नियम एकदम आसान है।
और वो नियम ये है कि यदि संख्या में अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाजित होता है, विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से कटेगी। यह 9 से विभाजिता का नियम है। 10 से विभाजिता का नियम पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर वो अंक जिसका अंतिम, हर वो गिनती जिसका अंतिम अंक कितना हो 0, वो 10 से डेफिनेटली कट ही जाता है। अब बात कर लेते हैं 11 की। बेसिक अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें 11 तक की गिनती से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी विभाजिता का नियम इसके बाद जो बनते हैं सब इसी का रिवीजन होता है, तो हम लोग बस यहीं तक 11 तक ही समझेंगे। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या है? 11 से विभाजिता का नियम ये है बच्चों कि यदि संख्या में जो सम स्थान की संख्या है और माइनस सम स्थान की संख्या का योग, सम स्थान की संख्या का योग, मैं लैंग्वेज थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, एक बार इस चीज़ को देखिए बच्चों। 11 से विभाजिता का नियम ये है, यदि संख्या में जो जो अंक सम स्थान पे हैं, सम स्थान के अंकों का योग, के अंकों का योग माइनस जो जो अंक विषम स्थान पे हैं, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग, अगर पहले सम स्थान के अंकों का योग निकालिए, इसमें से माइनस कर दो विषम स्थान के अंकों का योग, अगर इसका अंतर 0 आ रहा हो या फिर 11 से कट रहा हो, 11 से विभाजित हो रहा हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो यह विभाजिता का नियम है, विभाजिता का नियम है। तो इस तरीके से हमने बेसिक सी बातें इसमें सीखी। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग कि जो संख्या है वो उसमें या नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक एडिशन के रूल हैं, वो कुछ फार्मूले हैं, उसी फार्मूले को हम लोग एक एक करके खूब अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि फार्मूला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसी पे हम लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे पहला भाजक भागफल, इन सभी संख्याओं का एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये इसका एक रिलेशन है बच्चों। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे देखो अगर हमने 2 से भाग कर दिया, 9 में 4 बार गया और इसका शेष 1 है, तो ये जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या कहलाती है भाजक, जिसमें भाग दिया गया वह संख्या कहलाती है भाज्य, और ये वाली संख्या कहलाती है भागफल। और ये जो संख्या बची है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल, ये इसका शेषफल कहलाता है। ओके, तो ये इसका तरीका है बच्चों। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो ये संबंध बनाया गया है, इस संबंध में एक रिलेशन ये याद रखेंगे कि जो भाजक होगा उससे ये वाला पूरा टर्म कटेगा हमेशा।
भाजक से ये वाला टर्म हमेशा कटेगा, क्योंकि भाजक गुणे भागफल है, तो मतलब अगर बटे भाजक कर देंगे तो भाजक से भाजक कटेगा ही। जैसे अगर मैं इसी रिलेशन को बनाऊं तो इसमें भाज्य कितना है 9, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना 1। तो अब देखो इस संख्या में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो डेफिनेटली वो कटेगा ही ठीक है, ये पूर्ण अंश होता है, ये कट ही जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग हमको सवाल में बहुत मिलता है। ओके, तो ये चीज है एक तरीका। तो भागफल का ये रिलेशन याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अंकों के योग की। देखिए या संख्याओं के योग की। बच्चों मैं यहाँ पे लिख करके अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फार्मूला है n प्लस 1 और फिर बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। एक बार फिर से सुनिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला n प्लस 1/2 ये है। ठीक, अगर यही बात की जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो ये होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 और इसमें भाग दे देंगे 6 से। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है। फिर इसी में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब उनके क्यूब कर रहे हैं, तो इसका योगफल का फार्मूला n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1/2 इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं ये। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। फिर उसी में अगला योगफल का सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बराबर होता है n और फिर n प्लस 1। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। फिर इसी तरीके से प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका मान होता है n²। ये आसान है, ठीक है। तो ये जितने हमने योगफल बताए हैं, ये योगफल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज को खूब अच्छे से आप याद कर लेंगे, क्योंकि इस पे सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे। अब जितनी चीज़ें थी बच्चों, आप वीडियो को रिवाइज करके या बार बार इसको पीछे करके या बैक करके आप सबसे पहले 2 से 3 बार इसकी थ्योरी खूब अच्छे से समझ लेंगे, विभाजिता का नियम समझ लेंगे, योगफल के सभी सूत्र अच्छे से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आएंगे तो आपको तुरंत ही सवाल समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लिखा है संख्या 32, 90, 75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में क्या अंतर है। तो अभी अगर हम देखें तो बच्चों, जो स्थानीय मान होता है जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो 32, 90, 75 में ये दहाई का अंक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 × 10 = 70। तो ये जो 70 मिला, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, तो ये प्लेस वैल्यू कहलाती है। और जो एक्चुअल, जो जैसे संख्या का अंक क्या है 7, तो 7 इसका फेस वैल्यू ही है। फेस वैल्यू मतलब जो अंक है, जो अंक दिया गया वही उसका मान है। तो 7 का जो फेस वैल्यू है वो 7 ही है,
और जो प्लेस वैल्यू है वो 70 है। अब कहा गया दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर अगर निकालेंगे तो फिर प्लेस वैल्यू कितनी है 70 और फेस वैल्यू कितनी है 7, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 63। तो ये ऑप्शन नंबर डी 63 वाला सही है। मैं पूरे प्रैक्टिस सेट के शुरू में ही आपको क्लियर कर दूं बच्चों, ए बी सी डी ऑप्शन में ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि इसमें ये जो बहुत ही थोड़ा जल्दीबाजी में ये पूरा सेट तैयार किया गया है। तो जो ये पूरा पीडीएफ जो ये क्वेश्चन का जो पूरा पैटर्न सेट किया गया है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे में करेक्शन नहीं हो पाया है, तो इस चीज़ को आप अपने से मैनेज कर लेंगे। बाकी ऑप्शन आपको चारों मिलेंगे, केवल ए बी सी डी में आगे पीछे हो जाएगा, तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब में हो, किसी किसी में हो सकता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 63 ऑप्शन डी। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। ये हमने शुरू में थ्योरी में भी समझाया कि 0 से लेके 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो दिया गया है बच्चों प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद है 7। तो ये प्रथम ये जो है ये क्या चीज है, तो ये है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग करना है, तो योग कर लीजिए। 2 धन 3 धन 5 धन 7, तो 7 3 10 7 17। तो कितना हो जाएगा 17। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, 17 सही जवाब होगा। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज़ दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो इसमें आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। इसके लिए आप एक चीज़ ये जानिए कि विभाज्यता का नियम क्या है 9 का। तो 9 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी अंकों से पहले हम इसी को अगर देखें तो लास्ट वाला अंक लिखा है 64 के बाद 3 0 80। अंकों का योग देखो तो 6 धन 4, बाकी तो सब 0 है, धन 8, 6 4 10 8 18। मतलब ये 18 अंकों का योग जो कि 9 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब यही वाला अंक जो है ये 9 से विभाज्य होगा। तो कौन सा अंक 9 से विभाज्य होगा, तो कौन सा संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो आंसर 64 फिर 3 0 80 ये वाली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। तो डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ दिया गया है, 73 86 0 38 भाज्य है।
9 से 11 से 4 से 3 से। तो अगर बच्चों मैं इस संख्या में बात करूं तो देखिए 73 86 0 38 ये संख्या है। ओके, इसमें देखो सम संख्याएं, सम स्थान पे आने वाले अंक कौन कौन से? 3 है, 6 है, 3 है। ये सभी तीनों किस में आ रहे हैं? सम स्थान पे। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना होगा? 3 धन 6 धन 3, तो 6 3 9 3 12। विषम स्थान पे आने वाले मतलब 1 तीसरे नंबर पे आ रहा है, पांचवें पर आ रहा है, सातवें पर आ रहा है। तो ये सभी विषम स्थान है। विषम स्थान के अंकों का योग कितना कितना आ रहा है? तो विषम स्थान के अंकों का योग मतलब 7 धन 8, 7 धन 8 धन 0 धन 8, 8 7 15 और 8 23। अब देखो सम स्थान और विषम स्थान के जो अंकों का योग है वह हमको मिलेगा, अंकों का जो अंतर है। पहली चीज देखिए, सम स्थान पे जितने अंक मिल रहे हैं उन अंकों का योग कितना है? 12। विषम स्थान पे जितने मिले उनके अंकों का योग कितना है? 23। तो सम स्थान पे मिलने वाले अंकों का योग, विषम स्थान पे मिलने वाले अंकों का योग का अंतर निकाल लेते हैं। तो 23 माइनस 12 जो किसके बराबर मिलेगा? 11 के। अगर इनका अंतर या तो 11 से पूर्णतः विभाज्य है या शून्य आ रहा है तो संख्या जो होती है वह 11 से विभाजित होती है। 11 से विभाजिता का नियम याद करिए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाके सबसे पहले 11 से विभाजिता का नियम आप बैक करके वीडियो को देखिए और फिर यहाँ पे आइए तो आपको ये चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पे तो जो अंतर है वह 11 मिला जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर 11 से विभाज्य है इसका मतलब यह जो अंक होगा वह ना तो 9 से विभाज्य होगा, ना तो 4 से, ना तो 3 से, किससे विभाज्य होगा? 11 से। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज दिया गया है? यदि 34 x 68 ये 9 से विभाज्य है तो x का मान 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये जो है ये विभाज्य होना चाहिए किससे? 9 से। तो आप 5 रख करके देखेंगे x के स्थान पे तो योग क्या 9 से विभाज्य होता है? 4 3। इन सबको रख के देखेंगे तो विभाज्य नहीं होगा। 6 को रख करके देखते हैं तो 3 धन 4 धन 6 धन 6 धन 8। तो देखेंगे कितना आ जाएगा। तो देखो 6 4 10 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 10 24, 24 3 27 मिल गया और 27 9 से विभाज्य है, 9 3 27 का मतलब अंकों का योग 9 से विभाज्य मिलेगा कब? जब x का मान 6 होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 6। बाकी सबको आप रख करके देखेंगे तो कटेगा नहीं, 9 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए बाकी सब अंक में या 5 या 4 या 3 x की वैल्यू नहीं होगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया है? n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा? तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो भागफल है संख्या में ये x है। ओके, तो अभी बच्चों हमने भागफल में एक रूल बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष। ओके, तो भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं तो n में भाग दे रहे हैं। ओके, भाजक जिससे भाग दे, 4 से भाग दे रहे तो 4, भागफल हमने x मान लिया है। धन शेष कितना बचता है? 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4x + 3, पहला इक्वेशन। फिर लिखा 2n को 4 से भाग देने पर, तो हम 2n से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 2n से भाग करो। बच्चों एक चीज हमने अभी देखो जब इसमें भाजक शेषफल ये समझा रहे थे उस समय हमने बताया था कि अगर जब भी ये रिलेशन बनेगा तो इस वाले टर्म में हमेशा
जो भाजक होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या पूरी तरीके से कटेगी, ठीक है, उसके बाद वाली संख्या वो शेष होगी। तो अब 2n को 4 से भाग देने पर, तो 2n में 4 से भाग देना है तो आप क्या करो, इसी समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2n बराबर 4 दूनी 8x और फिर धन 3 दूनी 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8x धन 6 को आप लिख सकते हो 4 धन 2। अब देखो इसमें से 4 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा कितना, 4 दूनी 8x मतलब 2x धन 1 और धन 2। अब इसमें देखो 4 से भाग देने पर मतलब 4 भाजक है, तो देखो यहाँ पे अगर भाग करेंगे तो इस पूरी संख्या में भाग देने से यह संख्या तो 4 से कट जाएगी, तो ये तो कट गई, तो ये वाली संख्या ये नहीं कट रही है, तो यही वाली संख्या क्या कहलाएगी, शेष। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 4 से भाग, ये 2n में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 1 गलत जवाब है 3, 6 गलत जवाब है, सही जवाब क्या है 2। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा 2। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो जब हम 68 से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 269 और शेषफल 0। तो मान लीजिए जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वह संख्या है x, माना भाजक कितना है, सॉरी भाज्य कितना है x, माना भाज्य बराबर x है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं 68 और फिर गुणे भागफल मतलब 269 धन शेष कितना है 0। तो x बराबर, अब इसको अगर आप सरल करते हैं तो इसको सरल करने पे ये आपको मिलेगा, मतलब गुणा करने पे इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18,292। ओके, यदि इसी संख्या को 67 से भाग दे, अब इसी संख्या को 67 से भाग दे करके देखो तो इससे हम 67 से ऐसे भाग कर लेंगे 18,292, भाग करके देखेंगे, अब संख्या मिल गई तो भाग कर लेंगे तो ये वैसे भाग देने पर ये आप देखेंगे तो 273 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, भाग करके, अब भाग करना तो नॉर्मल चीज है, भाग करके देख लेंगे तो सही जवाब इसमें क्या मिलेगा 1, बाकी जो ऑप्शन होंगे सब गलत होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 1 से 100 तक की कितनी संख्या जिसमें कम से कम एक अंक 8 हो को 8 से भाग दिया जा सकता है। तो 1 से 100 तक में ऐसे कौन कौन से अंक है जिसमें ये अंक 8 जरूरत है, ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। 8 हो गया, 18 है, 28 है, 38, 48, 58, 68, 58 के बाद 68, 78, 78 के बाद 80 से लेके 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 98। ये इतनी संख्याएं हैं या इतनी संख्याएं जिसमें कोई ना कोई अंक 8 जरूर शामिल है। अब इसमें से कौन कौन सी संख्याएं 8 से कट सकती है, 8 कट सकता है, 18 तो कटेगा नहीं, 28 भी नहीं कटेगा, 48 कट सकता है, दूसरा है। फिर इसमें से कोई नहीं कटेगा, 80 कट सकता है, तीसरा अंक है। और कौन कट सकता है, 88 कट सकता है, और कोई अंक नहीं कट सकता। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने अंक हैं जो 8 से कट सकते हैं, 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 4, बाकी सारे तीनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज दिया गया है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। हमने आपको सूत्र बताया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पे n का मान कितना है 20 संख्या का योग, वर्ग 20 संख्या का योग पूछा गया है। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो n का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो सही जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला 400। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज दिया गया है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है बच्चों, अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n और फिर n प्लस 1, क्या होता है n प्लस 1। तो n का मान 25 कहा गया है, तो n का मान 25 कर दीजिए, 25 धन 1, 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, 25 का 1 में कर देंगे 25, दोनों को जोड़ दीजिए, 625 प्लस 25 बराबर 650। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों 75 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 75, 76, 77, 78, ऐसे ही कहाँ तक के अंक है 99। तो 75 में 25 जोड़ोगे तो कितना आता है 100, लेकिन वो 76 से शुरू होता है। एक बार फिर से सुनो, अगर हम गिनती 76 से स्टार्ट करें और 100 तक जाते हैं तो कुल कितने अंक शामिल होते हैं 25। ठीक है, अब यहाँ पे एक ठे माइनस किया गया है, 99 किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक ठे इधर भी संख्या, मतलब इधर से एक ठे कम हो रहा है लेकिन इधर एक ठे बढ़ गया, 75 से शुरू हो रहा है। तो 75 से 99, मतलब एक इसमें से कम हुआ तो एक इसमें से भी कम हो गया, तो संख्या अभी भी कितनी होंगी 25 होंगी। तो मतलब 75 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या होंगी 25। कितनी संख्या होंगी 25। तो अब पूछ लिया गया कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो बच्चों एक तरीका है n पदों का योग समांतर श्रेणी में, मैथमेटिक्स में। ये देखो हम थ्योरी में बताना भूल गए, इसमें है कि जो गिनती में जो पहला अंक होता है इसको हम लोग a से दिखाते हैं। a का मान कितना है 75। जो संख्याओं के बीच का अंतर होता है वो एक समान रहता है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं डी से। जैसे 76 माइनस 75 1, 77 माइनस 76 1, 78 माइनस 77 1, तो इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो डी का मान जितना वही अंतर रहता है उसको लिखते हैं। जैसे 76 माइनस 75 हो गया तो ए का मान 75, डी का मान 1। और n कितनी टोटल संख्याएं हैं, तो 75 से 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं 25। अब इसके योग का सूत्र होता है योगफल बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका सूत्र है। तो मान रख दीजिए n का मान 25/2। अब 2 गुणे a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 75, तो 2 गुणे 75 फिर धन n का मान 25 ऋण 1 और d का मान 1। इसी को सरल कर लीजिए, तो 25/2 और फिर 75 गुणे 2 150 और फिर प्लस 24। ठीक है, तो पूरा अगर आप इसको गुणा भाग करते हो तो 25/2 और ये हो जाएगा कितना 174। इसको सरल कर दो, 2 8 16, इसका गुणा कर दो। 25 में 87 का गुणा अगर करते हैं तो ये आता है 2175। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ओके,
आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 100, अभी देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है योग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितनी संख्या दी गई? 100, तो 100 कर दो, तो 100 धन 1/2, ये इससे कट गया, 50 हो गया, ये हो गया 50, फिर बूढ़े 100 प्लस 1 101, बूढ़ा कर देंगे 50 से कम 50, फिर 50 से कम 50, मतलब 50। ऑप्शन डी सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योग पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो धन पूर्णांक है, माना धन पूर्णांक x है। तो सवाल में कहा गया एक धन पूर्णांक मतलब वह संख्या x हो गई और उसके वर्ग का योगफल, तो इसका वर्ग कर दो x², उसका योग कर दो, तो x धन x²। ये बराबर किसके हैं? पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के। तो पहली 3 अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, उससे बड़ी है 5। तो 5 से 15 दूनी 30, मतलब x धन x² बराबर 30। तो ये हो जाएगा x² धन x माइनस 30 बराबर 0। गुणनखंड कर लो, तो x² धन 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेंगे, x धन 6 माइनस 5 कॉमन कर लोगे, x धन 6 बराबर 0। तो x धन 6 और दूसरे मिलेगा x ऋण 5 बराबर 0। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस में आएगा, तो बचेगा कितना? x बराबर 5, x बराबर 5, ये 5। तो इसको मैं सही से थोड़ा लिख लेता हूँ निक से, होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या चीज दिया गया है? इसमें लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 15 का क्यूब, 1 धन 2 धन 3 धन 15, तो का मान कितना होगा? तो देखो बच्चों, ये शुरू में लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ऐसे 15 तक दिया गया है, ये है। फिर माइनस लिखा गया है 1 धन 2 धन 3 धन ऐसे डॉट 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 प्लस 15, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और यहाँ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो घनों का योग होता है n प्लस 1/2 और इसकी घात 2 स्क्वायर, फिर माइनस इसमें कितना होता है? तो n प्लस 1/2, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना और घनों का योग इतना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है n प्लस 1 और /2 कॉमन है, बचेगा कितना? एक स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना? n प्लस 1 फिर /2 माइनस 1। अब n का मान रख दो। देखो 15 तक की संख्याएं हैं, तो पहले में 15 और n प्लस 1, 15 प्लस 1 मतलब 16/2। फिर कोष्ठक में n का मान 15, 15 धन 1 16/2 माइनस है। पूरा जब आप इसको सरल करते हैं, सरल करने के बाद आता है 14,280। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। तो सी वाला जवाब सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बच्चों देखो लिखा है 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 30 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको बीच में संख्या के वर्गों का योगफल का सूत्र नहीं पता, हमको जो फार्मूला पता है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम का मतलब जो शुरू में एक से शुरू होती है, तो हम उसी रूप में इसको बदलते हैं। देखो कैसे बदलते हैं, देखो हम क्या करें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 पहले 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लें, इसमें से माइनस कर दो। देखो शुरू में 13 तक के अंक को माइनस कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 करते चले जाओ 13 का स्क्वायर, इतना। अब देखो 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यहाँ से शुरू है, तो अब अगर हम घटा देंगे तो 1 वाले से 1 कटेगा, 2 वाले से 2 कटेगा, 3 वाले से 3 कटेगा, इसे करते करते 13 तक कट जाएगा। तो वही 14 से जो बचेगा वही वाला मान हम निकाल रहे हैं। मतलब अब अगर हम इसको घटा देंगे तो 1 से 1 कटेगा, 2 वाले से 2 कटेगा, 3 वाले से 3, ऐसे कहाँ तक कटेगा, 13 तक, क्योंकि माइनस है न। तो फिर बचेगा कितना, 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, फिर ऐसे डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर, और इसी का मान पूछा गया है। तो अब हम लोग सीधे सीधे सवाल लगा देते हैं। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र है n, फिर कोष्ठक में n प्लस 1, फिर कोष्ठक में 2n प्लस 1, और फिर बटे 6, ये सूत्र है। तो पहले में कुल कितनी संख्याओं का, कितनी संख्याओं के वर्गों का योग लिखा गया है, तो शुरू में 30 है, और दूसरे वाले केस में कितना है, खाली 13। तो शुरू में हम पहले वाले में पहले इसका योग निकालो, तो इसका योग निकालोगे तो n का मान है 30, फिर यहाँ पे देखो गुड़े n प्लस 1 मतलब 30 धन 1 31, और फिर गुड़े 2n प्लस 1 मतलब 30 दूनी 60 और 1 61, फिर बटे 6, इसमें से माइनस कर दो अंक 13, तो 13 के लिए n का मान 13, फिर गुड़े 13 धन 1 कर दोगे कितना आ जाएगा 14, फिर गुड़े 2 गुड़े 13 धन 1, 13 दूनी 26 1 27, फिर बटे 6। और जब हम इसको पूरा सरल करते हैं तो पहले वाले का गुणनफल आता है कितना, 56 730 बटे 6, माइनस दूसरे वाले में 49 14 बटे 6। तो ये पूरा जब पूरा आप सरल करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के, तो ये आपको मिलेगा कितना, 86 36। ये मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये बच्चों आज हमने नंबर सिस्टम आप समझाया आपको। कल हम इसके आगे के कल हम मिलेंगे आपको इसके आगे की एक नए टॉपिक के साथ। तो बेसिक एलिमेंट्री मैथ है, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और इसी तरीके से कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।